देवांश शाम से अनामिका का वेट कर रहा था। उसे पता था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर गई है। डिनर के बाद देवांश उसे रास्ते से पिक कर लेता है। अनामिका देवांश की इस बात से थोड़ी अपसेट भी हो जाती है, पर देवांश उसे डिनर के लिए मना लेता है क्योंकि उसने और ऋषि ने अभी तक डिनर नहीं किया था। अनामिका देवांश के साथ जा ही रही थी कि ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकालकर देखा तो मदन की तरफ से कई मैसेजेस थे। अनामिका ने बिना किसी हेजिटेशन के वो नंबर ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद मदन ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, अनु तुमने अपने डैड का फोन नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? मुझे जल्दी से अनब्लॉक करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अनामिका के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने मन में सोचा, कुछ दिन पहले ही उन्होंने उसे गरीब समझकर दूर भेज दिया था और अब वो उससे कह रहे हैं कि वो उसके डैड हैं। उससे जवाब ना पाकर मदन मेहता ने और मैसेजेस किए, अनामिका तुम जिस कार में आज गई क्या वो तुम्हारी फैमिली की है? मैंने सुना है कि उसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? करते क्या हैं? वो ये सब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आज उस सर्वेंट ने जो कहा वो सच है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने सचमुच हमारे लिए इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे थे? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं क्या? और आखिर में मदन मेहता ने डिप्लोमेटिक तरीके से एक मैसेज और किया, डैड को तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये देखकर अनामिका के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई और उसने व्हाट्सएप अकाउंट पर भी उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन दूर रखकर ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब ठीक? कोई प्रॉब्लम? देवांश ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनामिका बोली। वैसे भी मैं ऐसे छोटे मोटे मदन मेहता के केस खुद हैंडल कर लेती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कभी भी कह सकती हो। देवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, वो सारी चीजें जिनसे तुम डील नहीं करना चाहती या फिर तुम्हारा मन नहीं है वो तुम मुझ पर छोड़ सकती हो। क्यों? तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है। मैं कितना भी बिजी क्यों न रहूं, मैं तुम्हारी चीजों के लिए तो टाइम निकाल ही लूंगा। देवांश की आवाज से लग रहा था जैसे वो उसे बिगाड़ रहा हो। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन सब चीजों से अपने आप डील करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? इतना कहकर उसने उसका सिर थपथपाया और कहा, याद रखना। अनामिका हेल्पलेसली बोली, मैं याद रखूंगी। क्या याद रखोगी? याद रखूंगी कि कुछ भी होने पर मैं तुम्हें बता दूं। देवांश ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम्हें कुछ और बातें भी याद रखनी होगी कि तुम्हारा एक फियांसे है और जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम उसके साथ वक्त बिताओ और उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचो। वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारी ढाल बन के रहेगा। वहीं दूसरी तरफ उस बेशरम लड़की ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। मीना ने मदन मेहता के फोन पर मैसेजेस को अनडिलीवर्ड देखा तो वो दांत पीसते हुए बोली, हमने उसे 18 सालों तक बड़ा किया है, उसका ये एहसान चुका रही है वो। इससे बेहतर तो ये होता कि हम किसी कुत्ते को पाल लेते। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि उससे अच्छे से बिहेव करो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो, उसके जाते ही सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस वक्त वो लोग नहीं जानते थे कि अनामिका के असली पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है। उसकी मॉम ने हमें एक बार कॉल किया था, क्या हमारे पास उसका नंबर है? मदन मेहता अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मीना ने बीच में रोकते हुए कहा, मुझे लगा कि वो लोग कोई गरीब गंवार है, इसलिए मैंने सारे नंबर्स डिलीट कर दिए हैं। मेरे पास नहीं है कोई नंबर। तुम भी ना। मदन बहुत गुस्से में था इस वक्त। हमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मीना के पास एक आइडिया आया। कोई बिग शॉट इन दिनों अस्पताल में भर्ती है और उनसे मिलने के लिए कुछ हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं। ये एक अच्छा मौका हो सकता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कोई बिग शॉट? मदन ने इस न्यूज के बारे में नहीं सुना था। उस बिग शॉट का काफी नाम है। हाई प्रोफाइल लोग ही इनके दोस्त हैं। कहते हैं कि काफी टफ हैं और यंग एज में ही अपना बिजनेस एम्पायर काफी अच्छा सेटअप कर लिया था उसने। अब उनके पोते ने आगे कंपनी को संभाला है और बिजनेस को और भी एक्सपैंड किया है। वो भी काफी यंग है और तो और ऑलरेडी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। आए दिन मैगजीन में उनकी फोटो आती रहती है। मदन ने अपना फोन निकाला और कुछ सर्च करने लगा। तुम जिनकी बात कर रही हो वो है देवांश सिंघानिया, इस दुनिया का सबसे अमीर और हैंडसम इंसान। वो कभी पब्लिक के सामने या फिर मीडिया के सामने नहीं आता।
जिसके कारण ज्यादातर लोग उसका चेहरा नहीं जानते। और वो बिग शॉट जो हॉस्पिटल में है वो है देवेंद्र सिंघानिया, देवांश के दादाजी। पर इतनी बड़ी न्यूज मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? कुछ दिन पहले ही तो न्यूज में आया था कि देवेंद्र सिंघानिया की हालत काफी खराब थी, काफी वीक भी हो गए थे। कई बार उनकी जान खतरे में आ चुकी है। लकीली एक हाई स्कूल स्टूडेंट वहाँ से गुजर रही थी और उसने उनकी सर्जरी करके उन्हें बचा लिया। ये न्यूज जैसे ही बाहर आई, कई लोगों को पता चल गया कि देवेंद्र सिंघानिया इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है। एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने उनकी जान बचाई। मदन ने अपने आप से ही सोचा कि अगर कोई देवेंद्र सिंघानिया को बचा सकता है तो उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 साल की होगी, उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो देवेंद्र सिंघानिया की सर्जरी करे और सर्जरी सक्सेसफुल भी हो जाए। एक तरफ वो हाई स्कूल स्टूडेंट है और दूसरी तरफ अनामिका, जिसे वो लोग 18 सालों से बड़ा कर रहे थे। कुछ अच्छा तो नहीं किया, बल्कि उनके लिए प्रॉब्लम्स और क्रिएट करती रही। शायद देवेंद्र सिंघानिया डिस्चार्ज होने वाले हैं, हमें इसी मौके का फायदा उठाकर अपने लिए कुछ करना चाहिए। मीना बोली, लेकिन क्या देवेंद्र सिंघानिया हमसे मिलेंगे? मदन मेहता को इसी बात की चिंता थी। एक बार ट्राई करके तो देख ही सकते हैं, और हमने ट्राई नहीं किया तो कैसे पता चलेगा? मीना ने सोचा कि अगर देवेंद्र सिंघानिया उनकी मदद करने के लिए मान जाएं, तो परमार फैमिली उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी से कुछ गिफ्ट तैयार कर लो और कल अच्छे से तैयार होना, हम उनके लिए लंच लेके चलेंगे। मदन मेहता को ऐसा लगा जैसे उसने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया हो। उसके पास जो भी सबसे महंगी चीज थी, उसने जल्दी से उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अनामिका पूरे दिन कंपनी में काम कर रही थी। जैसे वो बिल्डिंग से बाहर आई, उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया दादाजी का। अनामिका हैरान हो गई। देवेंद्र दादाजी ने मुझे फेसबुक पर ऐड किया। उसने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। हॉस्पिटल रूम में देवेंद्र जी लगातार अपना फोन चेक कर रहे थे और उन्होंने कैलाश से पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि अनामिका मेरी रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी? तुम्हें क्या लगता है कि अनु को मैं बहुत ही पकाऊ बूढ़ा लगता हूँ जो उससे बात करने के लिए बस बहाने ढूंढता रहता है? कैलाश जी ने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल की और बोले, मैंने सुना है कि मिस अनामिका काम पर जाती हैं। वो पक्का बिजी होंगी, इसलिए उन्होंने अभी तक आपका मैसेज नहीं देखा। काम पर? किस तरह की जॉब करती है वो? क्या वो काम एक्सपीरियंस के लिए कर रही है या फिर पॉकेट मनी कम पड़ रही है उसे? देवेंद्र जी को उनके सवाल का जवाब मिल पाता इससे पहले ही उनके फोन की स्क्रीन चमकी और उन्होंने एक्साइटेड होते हुए कहा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अनामिका ने अपनी पतली उंगलियों से टाइप करके पूछा, क्या बात है दादाजी? अनु, मुझे तुम्हारा नंबर देवांश से मिला, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उससे नंबर निकलवाने के लिए। देवेंद्र जी ने मैसेज भेजा। अनामिका हल्का सा मुस्कुराई और उसने पूछा, आज आप कैसा फील कर रहे हैं? काफी अच्छा। ये मैसेज देवेंद्र जी भेजने वाले थे, मगर जल्दी से उन्होंने डिलीट कर दिया और एक सैड इमोजी के साथ लिखा, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता, मुझे अकेला फील हो रहा है। अनु, तुम कब आओगी मुझे इस अस्पताल से निकालने के लिए? अनामिका को ये बात थोड़ी हैरानी भरी लगी, मगर फिर भी उसने मैसेज भेजा, कल। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कल कितने बजे? देवेंद्र जी इंतजार करते रहे मगर कोई जवाब नहीं आया और इस वक्त तक देवांश की गाड़ी ऑलरेडी कंपनी के बाहर पार्क हो चुकी थी। जैसे ही अनामिका गाड़ी में बैठी, देवांश ने उसे हक करते हुए कहा, तुम किसको मैसेज कर रही थी? उसने नोटिस किया कि अनामिका मुस्कुराते हुए थोड़ी देर पहले किसी को मैसेज कर रही थी। तुमने ही तो दादाजी को मेरा फेसबुक अकाउंट और नंबर दिया। अनामिका ने जवाब दिया, वो दिन रात मुझे परेशान कर रहे थे फोन करके। देवांश ने कंप्लेन करते हुए कहा, वो कभी कभी ओवर बोलने लगते हैं, तुम बस उन्हें इग्नोर कर देना। अनामिका को यह बात हैरान कर गई, कैसे एक पोता अपने दादा के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? अनु, क्या तुम इस वक्त बिजी हो? मैंने सुना है कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। क्या तुम ये सब एक्सपीरियंस के लिए कर रही हो या फिर तुम्हें पॉकेट मनी कम पड़ रही है? अगर तुम्हें पॉकेट मनी की जरूरत है तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। उनके ये सारे मैसेजेस देखकर देवांश को हंसी आ गई। उसके हमेशा सीरियस रहने वाले दादाजी ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं। उन्होंने स्पेशली अनामिका के लिए मैसेज करना सीखा, वही कितनी बड़ी बात है।
अनामिका ने सीट पर बैठकर कैजुअली दादाजी के मैसेज का जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, मुझे बस एक्सपीरियंस चाहिए और समर वेकेशन कितने लंबे हैं, इसलिए मैं कुछ काम करके अपने आप को बिजी रखना चाहती थी। अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं तुम्हें दुनिया घुमा लाऊंगा, या फिर अगर तुम्हें यहीं मुंबई में घूमना है तो यहाँ भी बहुत सारी अच्छी जगहें हैं घूमने के लिए। इस मैसेज का जवाब अनामिका देने वाली थी, तभी देवांश ने उसका फोन छीन लिया और वॉइस मैसेज भेजा एक्साइटेड होकर। दादाजी, आज आप कुछ अलग अलग लग रहे हैं। देवेंद्र जी को हैरानी हुई जब उन्हें पता चला कि देवांश और अनामिका साथ हैं, लेकिन वो काफी खुश भी हो गए और उन्होंने मैसेज करना बंद कर दिया। कल तुम दादाजी को लेने कब जा रहे हो? अनामिका ने पूछा। तुम डिसाइड कर लो। देवांश ने उसका फोन देकर प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूं, जब बोलो तब चलेंगे। क्या हम लंच के बाद चल सकते हैं? मुझे सुबह कुछ काम है। श्योर। देवांश ने प्यार से उसकी उंगलियां छुई। उसकी हर एक चीज बिल्कुल ब्यूटीफुल थी। वो जब भी अनामिका से मिलता था उसे लगता था कि अनामिका के पास कोई जादू है। उसकी हर एक चीज और हर एक बात उसे अट्रैक्ट करती है। अगले दिन देवेंद्र जी तैयार होकर अनामिका का इंतजार कर रहे थे। तभी एक स्टाफ मेंबर अंदर आया और बोला, बाहर कुछ कंपनीज के लोग और उनके फैमिली मेंबर्स आपसे मिलने आए हैं और 2 जेंटलमैन अपनी बेटियों के साथ भी आए हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, देवेंद्र जी ने स्टाफ मेंबर से कहा। देवेंद्र जी को अनामिका से मिलना था, ना कि इन लोगों से। स्टाफ मेंबर उनका बेड ठीक करते हुए बोला, उनके इंटेंशंस मुझे कुछ ठीक नहीं लगे सर। मुझे तो वो लोग यहाँ सिर्फ अपने लालच के लिए ही आए हुए लगते हैं। स्टाफ मेंबर की ये बात सुनकर देवेंद्र जी कैलाश से गुस्से में बोले, वो ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? ठीक है, मैं उन्हें वापस भेज देता हूँ, कैलाश जी ने कहा। हाँ, बोल दो उन्हें कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, अनामिका के सिवा। देवेंद्र जी बोले और फिर कुछ सोचकर आगे बोले, सुनो, उन्हें दरवाजा ब्लॉक मत करने देना, अनामिका को अंदर आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, कैलाश जी बोले और दरवाजे के बाहर जाकर सबको पोलाइटली मना करने लगे। शाम तक कई लोग आते रहे और पूरा लंबा कॉरिडोर अजनबियों से भर गया और मना करने के बावजूद भी कोई वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। क्या आज अनामिका का